थे दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपको बर्लिन कांग्रेस और फिर पेरिस की संधि, फिर फ्रैंकफर्ट की संधि, सभी संधियाँ मिल जाएंगी और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि उस युद्ध का होने का कारण क्या बना, यानी कि उसके पहले की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले की स्थिति जिसको कहते हैं हम लोग पूर्वी समस्या। ठीक, तो विशाल तुर्की साम्राज्य के पतन के बाद शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसे पूर्वी समस्या कहते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये है यहाँ पे रूस, ठीक है, ये है टर्की और ये है काला सागर। ठीक है, तो जब टर्की का विनाश हो रहा था यानी कि पतन हो रहा था, तो इस स्थिति में उत्पन्न हुई पूर्वी समस्या। ये समस्या जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी थी, जो 1913 ईस्वी तक बहुत बड़ी समस्या बन रही थी और इसके अगले वर्ष ही प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। कहने का मतलब कि देखिए, ये जैसे है रूस, ठीक, ये है टर्की, यहाँ पे ये है काला सागर। तो हो क्या रहा था कि जैसे टर्की के क्षेत्र में आता था ये काला सागर, ठीक है, रूस इसको लेना चाहता था, बहुत सारे देश लेना चाहते थे। यहाँ पे था ब्रिटेन था, यहाँ ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया लेना चाहता था। ठीक है, यहाँ फ्रांस था, फ्रांस भी लेना चाहता था, और इधर था भूमध्य सागर। ठीक है, तो जो रूस था वो चाहता था कि वो टर्की को हरा करके काला सागर पे नियंत्रण कर ले, जिससे वो भूमध्य सागर तक अपना व्यापार कर सके। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया कि टर्की पे हमला कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया। और क्या किया कि जब तक और अन्य देश तुर्की का सपोर्ट में आते तब तक वो संधि कर चुका था, जो थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, तो ये जब सुना गया कि फ्रैंकफर्ट संधि हो गई और काला सागर पे रूस का नियंत्रण हो जाएगा, तो ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, किसी को ये सहाया ही नहीं। ठीक है, यानी कि अच्छा नहीं लगा, किसी को स्वीकार नहीं था, क्योंकि जो रूस था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता फिर। ठीक है, तो जितने भी यूरोप के जितने भी देश थे उनको ये पसंद नहीं आया, ये विचार रूस का। ठीक है, इस समस्या की शुरुआत जो है बाल्कन राष्ट्रीयता से हुई, जो बाल्कन प्रदेश था इधर का। ठीक है, ये टर्की है और इधर है बाल्कन प्रदेश। ठीक, बाल्कन प्रदेशों में अल्बानिया आता है, यूनान आता है, बुल्गारिया आता है, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, तुर्की का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, क्रोएशिया, ठीक है, ये सब आते हैं। तो इसमें क्या हुआ, महत्वपूर्ण राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर युद्धरत हो गए। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण राष्ट्र थे वो यूरोप में, वो बाल्कन प्रदेशों में जो थे, वहाँ पर अपने अपने हितों को लेकर के युद्ध के लिए भी तैयार हो गए। इस समय तुर्की यूरोप का मरीज बन चुका था, क्यों? क्योंकि उसके जो स्थिति थी बहुत खराब हो चुकी थी, शून्यवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, इसे समाप्त करना चाहता था रूस, क्योंकि रूस जो है, यहाँ रूस होगा, रूस काला सागर पर नियंत्रण चाहता था ताकि उसके बहुत भूमध्य सागर तक हो जाए। ठीक है, यानी कि जो उसका जो व्यापार है वो भूमध्य सागर तक जा सके यहाँ पे। ठीक, उसके बाद देखा जाए आगे, फिर ये जो समय था, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये जो समय था यहाँ पे आप देख सकते हैं, भूमध्य सागर हो जाए, ये जो समय काल जो था वो ये काला सागर के क्षेत्र तुर्की के नियंत्रण में था इस समय। जो यानी कि जो युद्ध के पहले जो था, ये काला सागर जो था यहाँ पे वो टर्की के नियंत्रण में था, परंतु ब्रिटेन रूस को अपना भूमध्य सागरीय व्यापार के लिए चुनौती मानता था। इसके साथ ही भारत को भी रूस से सुरक्षा का डर था, क्योंकि जैसे जैसे वो सबको हराते जा रहा है तो संभवतः हो सकता था कि वो भारत पर भी आक्रमण कर दे। ऑस्ट्रिया चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है वो ऐसे क्षेत्र आता है, ठीक है, इधर है बाल्कन प्रदेश, इधर राज्य है, इधर राज्य रोमानिया नॉल सब है, उससे सबसे घिरा हुआ है। तो घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसके कारण उसे भी काला सागर की जरूरत थी, क्योंकि उसके बंदरगाह की जरूरत थी। और उसके क्षेत्र से एक ड्यूनिक नदी जो है, सॉरी, डेन्यूब नदी, डेन्यूक हो गया, ठीक है, नदी क्षेत्र के व्यापार से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो नदी जाकर के काला सागर में जाकर के गिरती थी। ठीक है, फ्रांस अपने व्यापार के लिए जो भी मिस्र के साथ, यानी कि जो फ्रांस का जो व्यापार था जो मिस्र के साथ था, वो भूमध्य सागर में रूस की स्थिति से चुनौती हो जाता। ठीक है, जो फ्रांस की स्थिति थी वो रूस अगर वहाँ पे आ जाता तो वो एक चुनौती बन जाता। इसलिए बाल्कन क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली क्षेत्र सीरिया को भी स्वयं का हित था। इस प्रकार पूर्वी समस्या एक जटिल समस्या बन चुकी थी, यानी कि सभी देश, जितने भी देश हैं यहाँ पे, जितने भी देश बने हुए, सब अपने अपने हितों में खोज रहे हैं कि काला सागर पे उनका नियंत्रण हो, ताकि भूमध्य सागर में उनका व्यापार जम सके। तो इस प्रकार जो यूरोप की समस्या है, इसको कीचड़ भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का कीचड़ भी कहा जाता है। तो इसके कुछ कारण थे। तो इस युद्ध के कारण जो क्या हुआ, बहुत सारे, सॉरी, इस समस्या के कारण बहुत सारे युद्ध उत्पन्न हुए। तो जस्ट लाइक दैट कि क्रीमिया युद्ध, कोई भी समस्या
जो है वो तब तक नहीं पनपती है जब तक उसका किसी भी चीज़ का चरम सीमा ना हो जाए, ठीक है। तो एक ये जो समस्या थी, ठीक है, ये समस्या जो थी, यूरोपीय समस्या, एक युद्ध का जन्म ले लिया था, ठीक है, उसने क्रीमा युद्ध को जन्म दे दिया। इस युद्ध में एक पक्ष में रूस था, ठीक है, जो ऊपर में था रूस इधर, दूसरे पक्ष में फ्रांस और ब्रिटेन था, जो कि फ्रांस इधर था, ब्रिटेन यहाँ पे था, ऐसे, ठीक है, जिसमें रूस पराजित हो गया। इस युद्ध की समाप्ति ऑस्ट्रेलिया की मध्यस्थता से हुई, जो कि 1856 में हुई, पेरिस कांग्रेस से, ठीक है, पेरिस कांग्रेस से हुई। इस युद्ध में रूस के द्वारा अतिक्रमण पर अंकुश लगा दिया गया, यानी कि रूस जो अतिक्रमण कर रहा था, बहुत ज़्यादा विस्तारवादी कर अपना नीति अपना रहा था, उस पर अंकुश लगा दिया गया, लेकिन इससे पूरी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सका। फिर नेक्स्ट युद्ध हुआ रूस तुर्की का युद्ध, ठीक है, इस समस्या ने एक और युद्ध को जन्म दिया, रूस तुर्की युद्ध। पूर्वी समस्या ने पुनः एक युद्ध को जन्म दे दिया, जो कि 1877 से 78 तक चली। इसमें तुर्की का पराजय हो गया, ठीक है, रूस तुर्की का युद्ध हुआ जिसमें तुर्की का पराजय हो गया। बर्लिन सम्मेलन 1878 में इसी के कारण हुई थी, ठीक है, जो मैंने बोला कि यहाँ पे रूस जो था वो टर्की पे हमला कर देता, यही हमला था, रूस टर्की हमला, ठीक है, रूस टर्की हमला इसी को कहते हैं। तो इस हमले से क्या हुआ, बर्लिन कांग्रेस बुलाई गई, ठीक है, और इस समस्या का लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। ये जो बर्लिन कांग्रेस की जो सभा बुलाई गई, इसी ने मेन कारण है कि आपका प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। नेक्स्ट है बाल्कन का युद्ध। पूर्वी समस्या ने बाल्कन युद्ध को जन्म दे दिया। बाल्कन युद्ध 2 युद्ध थे, प्रथम 1912 में और दूसरा जो है 1913 में, ठीक है। सर्बिया जो बाल्कन प्रदेश में जितने भी देश थे, ठीक है, वहाँ पे एक सर्बिया देश था, उसके नेतृत्व में बाल्कन प्रदेश तुर्की के खिलाफ आंदोलन कर रहा था और युद्ध छेड़ दिया, ठीक है, जिसका उद्देश्य जो था मैसेडोनिया क्षेत्र को तुर्की के शासन से मुक्त कराना, जो कि यहाँ था मैसेडोनिया, ठीक, एकदम कोना में, इधर था तुर्की, तो उसको मुक्त कराना था, शासन से मुक्त कराना और आपस में बांट लेना। यह प्रथम बाल्कन युद्ध था जिसमें तुर्की पराजित हुआ, ठीक है, ये प्रथम बाल्कन युद्ध था। लेकिन क्या हुआ, वे युद्ध तो जीत गया, ठीक है, बाल्कन लोग, लेकिन बंटवारे के मुद्दे पे फिर से दूसरा युद्ध हो गया, जिसे एक गुट में जो था वो सर्बिया, यूनान और रोमानिया था, और दूसरे गुट में बुल्गारिया था। इसमें बुल्गारिया जो है वो पराजित हो गया और सर्बिया जो है उसको मैसेडोनिया का क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। सीरिया की शक्तिशाली स्थिति होने देख करके ऑस्ट्रेलिया जो है वो और ज़्यादा भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि सीरिया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। तो 1908 में ऑस्ट्रिया ने क्या किया, बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र पर अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण कैसे किया, ये बर्लिन सम्मेलन में ही उसे दिया गया, जो कि बिस्मार्क जो एक ईमानदार दलाल था उसके नेतृत्व में हुआ था। इस क्षेत्र की प्रजाति सर्बिया की प्रजाति में से एक थी। परिणाम स्वरूप बोस्निया हर्जेगोविना में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन उभर गया। कैसे हुआ, जब वो ऑस्ट्रिया जो है आपका बोस्निया और हर्जेगोविना में अपना अधिकार जमाया, ठीक है, यानी कि उसको मिला, लेकिन वहाँ जो बोस्निया और हर्जेगोविना के जो लोग थे वो सर्बियन थे, तो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य वे पसंद नहीं करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्या करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। फिर जिस इन लोगों का जो लक्ष्य था वो था कि सर्बिया में विलय चाहते थे ये लोग, ठीक है, और ऑस्ट्रिया से छूटना चाहते थे, और जो सर्बिया था वो भी इस आंदोलन का प्रोत्साहन दे रहा था, परंतु ऑस्ट्रिया की युवराज की हत्या जो हुई, ठीक है, जो बोस्निया में हुई, उसने सर्बिया और ऑस्ट्रिया संघर्ष को क्या बोले उसको और जोर प्रदान दिया, और परिणाम स्वरूप क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया। ये जो हुआ ये तत्कालीन कारण हुआ। ये कैसे हुआ, आपका यहाँ पे जो बर्लिन की संधि हुई थी 1878 में, ठीक है, 1878 में, इसके कारण हुई, इसी में ऑस्ट्रेलिया को मिला था ये, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो मानव समाज में काले धब्बे के समान माना जाता है। इसमें जो संहार हुआ यह यूरोपीय नेताओं के स्वार्थपरता, आपसी प्रतिद्वंदिता, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद तथा सैन्यवाद समेत विभिन्न पहलुओं का परिणाम था। हुआ क्या कि कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, ठीक है, तो इसमें जितने भी यूरोपीय देश थे, ठीक है, सभी का अपना स्वार्थ इसमें छिपा हुआ था, सभी के बीच में शंकाएं थी, प्रतिद्वंदिता थी कि और साम्राज्य अपना सभी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी कारण यह युद्ध हुआ। इस विनाशकारी युद्ध को प्रारंभ करने में पारस्परिक संदेह और भय का वातावरण ने अपने ढंग से योगदान दिया। हुआ, मैंने यही बताया आपको अभी पहले कि पारस्परिक संदेह, यानी कि मन में शंका थी कि अरे यार ये हमको ना मारना चाहता है, तो अगला सोचता है कि ये देश हमको मारना चाहता है तो हम भी उसको मारेंगे, अच्छा ये ज़्यादा सैनिक हथियार अपना जमा करे तो हम भी करेंगे। तो बस शंकाएं थी, ठीक है, शंकाओं को क्लियर नहीं किया, इन लोगों ने क्लियरिटी नहीं दी, जिसके कारण मन में शंकाएं बनी रही और भय की स्थिति बनी रही। इस युद्ध में 80 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है, 80 लाख लोग मारे गए थे और 10 अरब तक धन खर्च हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ की परिस्थितियां अगर गौर से वर्णन की जाए तो बहुत सारे कारण जो है वो निकल के आएंगे। तो जैसे फ्रैंकफर्ट का संधि, फ्रैंकफर्ट का संधि जो है, जैसे कि जो युद्ध हुआ रूस तुर्की, उसी का ये परिणाम था फ्रैंकफर्ट का संधि। माना जाता है कि जर्मनी के एकीकरण के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि में विश्व युद्ध के बीच नहीं थे, भले ही इस सम्मेलन के पूर्व, ठीक है,
सम्मेलन के पूर्व बिस्मार्क ने घोषित कर दिया था कि जर्मनी एक मतलब कि संतुष्ट और तृप्त राष्ट्र है, परंतु फ्रैंकफर्ट की संधि में उसने फ्रांस से एसेल्स और लॉरेन का क्षेत्र छीन लिया था। ठीक है, फ्रांस के लिए यह राष्ट्रीय शर्म की बात है, क्योंकि एक तो युद्ध भी लड़ा वो, ऊपर से क्या हुआ कि फ्रांस से एसेल्स और उसके 2 प्रदेश छीन लिए गए, जो कि सभी देशों के बीच, तो ये एक राष्ट्रीय शर्म की बात हो गई और वह बदला लेने का संकल्प ले चुका था। और बिस्मार्क भी यह बात जानता था। ठीक है, तो उसने एक नीति अपनाई। ठीक है, जो था यूरोपीय मंच पर मित्र विहीन रखने की नीति। प्रतिशोध लेने की स्थिति में फ्रांस न आ सके, इसलिए उसने यह नीति अपनाई। इस चिंता ने द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय संधि प्रणाली को जन्म दिया। उसने 1800 ठीक है 73 में 3 राज्यों का संघ बनाया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा रूस शासन अध्यक्ष शामिल थे। ठीक है, उसने त्रिगुट का निर्माण किया, जिसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, रूस था। जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क। ठीक है, जो कि यही इसी ने ही गुट बनाया। ऑस्ट्रिया था, जो यहाँ पर था बाल्कन प्रदेश के थोड़ा सा आगे में, और रूस जिसका जो है ऑस्ट्रिया के साथ पटता नहीं था, वो था। ठीक है, तो बिस्मार्क के समय सबसे बड़ी तो समस्या यह थी कि रूस और ऑस्ट्रिया को एक मंच पर, यानी कि एक साथ कैसे लाया जाए, क्योंकि दोनों का जो बाल्कन प्रदेश को लेकर के जो सोच था कि हमको चाहिए लेकर के, तो ये दोनों सोच तो विरोधी था। ठीक है, तो हुआ क्या कि लास्ट में रूस जो है इस गुट के प्रति उदासीन हो गया। जब 1878 का बर्लिन कांग्रेस हुआ और के बावजूद बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया के संरक्षण में दे दिया गया। अब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से द्विपक्षीय संधि की। ठीक है, जब रूस जो है वो रूठ गया। ठीक है, क्योंकि जो ये था बिस्मार्क था, उसने तो साफ साफ ऑस्ट्रिया के पक्ष में निर्णय सुनाया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क जो है इन दोनों के बीच में संधि हुई, जिसे द्विपक्षीय संधि कहते हैं। इसके अनुसार अगर कोई तीसरा शक्ति एक दूसरे पर आक्रमण करता है, यानी कि अगर बिस्मार्क यानी जर्मनी पे कोई करता है तो ऑस्ट्रिया करेगा मदद, ऑस्ट्रिया पे अगर कोई करता है तो जर्मनी करेगा, इससे तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बिस्मार्क ने अब इटली को फ्रांस से अलग करने का प्रयास किया। बिस्मार्क जो था वो अब इटली को फ्रांस से अलग कर रहा था। इस समय इटली फ्रांस के प्रभाव में था, लेकिन यानी कि उसे दोस्ती तो था, लेकिन हुआ क्या, जो फ्रांस था वो इटली के विरोध यानी कि मना करने के बावजूद उसने क्या किया, ट्यूनेशिया पर कब्जा कर लिया, जो कि बर्लिन संधि में उसने फ्रांस ने बोला था कि मुझे चाहिए, लेकिन उसे नहीं मिला था, लेकिन फिर उसने क्या किया, कब्जा कर डाला, जिससे इटली जो है वो दुखी हो गया, जर्मनी के पक्ष में आ गया। 1882 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया तथा इटली के साथ त्रिगुट का फिर से निर्माण किया। अब यहाँ पे रूस की जगह इटली आ चुका था। इसके पश्चात उसने रूस को, ठीक है, यहाँ पे रूस होगा, पुनः रूस को अपने साथ लेने हेतु आश्वासन दिया और संधि कि बिस्मार्क की उपरोक्त नीति ज्यादा दिन तक लेकिन नहीं चल सकी। देखो हुआ क्या कि जो बिस्मार्क की नीति थी वो चाहता था कि सब फ्रांस से अलग हो जाए, लेकिन कुछ गलतियों ने क्या कर डाला कि इसकी नीति को पलट डाला। हुआ क्या कि जो जर्मनी का नया शासक बना विलियम द्वितीय, उसने बिस्मार्क की नीति को पलटते हुए रूस की अवहेलना करना स्टार्ट कर डाला। रूस फ्रांस के खेमे में रूट करके चला गया। इस प्रकार बिस्मार्क का जो डर था वो सच हो गया और फ्रांस को साथ ही मिलने प्रारंभ हो गए। 1894 में फ्रांस तथा रूस में संधि हो गई। विलियम द्वितीय ने अपनी नीतियों से इंग्लैंड को भी चिंता में डाल डाला। ठीक है, डाल दिया। उसने क्या डाला कि जो जर्मनी की जो सेना है, ठीक है, उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ नौसेना बना डालेगा ये। तो ये बात तो उसने हवे हवे में कह डाली, लेकिन इंग्लैंड ने इसे गंभीरता से ले डाला और जर्मनी को कमजोर बनाने के प्रयास में फ्रांस तथा रूस के साथ जुड़ गया। 1904 में फ्रांस के साथ संधि करके 1905 में जापान से पराजित होने के बाद रूस जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के साथ मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया और इस प्रकार फ्रैंकफर्ट की संधि ने यूरोपीय राज्यों में, ठीक है, संधि प्रति संधि और गुट प्रति गुट, यानी कि संधि पे संधि होने लगे, गुट पे गुट बनने लगे, इसका निर्माण किया। नेक्स्ट आता है सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण। राष्ट्रीयता, आर्थिक प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय तनाव, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर शंका और इसके सशक्तिकरण की होड़ मच गई। ठीक है, हुआ क्या, जो सभी लोग जो देश था उसमें राष्ट्रीयता की भावना आ चुकी थी, क्योंकि सभी लोग क्या थे, अपने निरंकुश शासकों के प्रति गुस्से में थे। आर्थिक प्रतियोगिता हो रही थी कि हमको इतना क्षेत्र चाहिए। ठीक है, तो इन सभी के कारण हुआ क्या कि सैन्यवाद यानी कि सैनिक बढ़ाने की शक्ति, जो कि जर्मनी ने घोषणा कर डाली थी, जर्मनी ने घोषणा कर डाली थी कि वो अपने सैनिकों को बहुत सशक्त बनाएगा, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो जो इंग्लैंड था वो भी नौसेना को आधुनिकृत करने लगा। ठीक है, यूरोप के सभी देश सेना का विस्तार पर बल देने लगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। यद्यपि सैन्यवाद और उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद जैसी बातें यूरोप के लिए नई नहीं थी, लेकिन 1914 में हुई प्रथम विश्व युद्ध ने इन सभी विश्व युद्ध की परिस्थिति को निर्मित किया। ये सब बातें जो हैं ये यूरोपीय देशों के लिए नई नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये कैसे प्रथम विश्व युद्ध को अपना योगदान देता है, क्योंकि उस वक्त कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या मंच नहीं था जिसमें अपने बैठ करके शंकाओं को दूर किया जाए। जैसे कि अभी आपका नेशनल, जैसे कि जितने भी देश हैं, ठीक है, वे सभी अगर जैसे बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं आपका यहाँ विश्व के जितने भी देश हैं उनको ये करने का, बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटीज बनी हैं जो जहाँ पर सभी देश मिल करके बैठ करके अपनी जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी मन में डाउट्स है, सब क्लियर करते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त
सॉरी, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मन में शंकाएं रहेंगी और मन में ये भय रहेगा कि वो हम मतलब कि हमको हराना चाहता है और हमें मेरे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, तो युद्ध तो होंगे। फिर नेक्स्ट साम्राज्यवाद तथा आर्थिक प्रतिद्वंदिता। साम्राज्यवाद तथा आर्थिक प्रतिद्वंदिता के कारण प्रथम विश्व युद्ध में क्या असर बने। साम्राज्यवाद में होता क्या है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूरोप के सभी देश अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। इधर ऑस्ट्रिया करना चाह रहा था, इधर में आपका ब्रिटेन करना चाह रहा था, फ्रांस करना चाह रहा था, रूस करना चाह रहा था, टर्की करना चाह रहा था, सर्बिया करना चाह रहा था। सभी प्रदेश जो है वो अपना विस्तार करना चाह रहे थे, ठीक है। और आर्थिक प्रतिद्वंदिता, जब विस्तार होगा तो आर्थिक जो स्थिति है वो सुधरेगी। तो ये सभी के चक्कर में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास कैसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भावना ने भी प्रथम विश्व युद्ध के प्रति अपने सहयोग प्रदान किया, ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। क्योंकि जब कोई देश, जैसे कि मैंने बताया था कि हर्जोगोविना और बोस्निया पे जब ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया था, जहाँ के लोग जो थे वो सर्बियन थे, तो उनमें आ गए कि हम जब सर्बियन हैं तब हमें दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं रहना है। तो इन लोगों ने क्या क्या आंदोलन किया। तो इन सभी कारणों से भी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। सबसे मेन टॉपिक जो है हमारा ये तात्कालीन कारण, जो कि जिसका थोड़ा सा हम लोग भाग ऊपर पढ़ चुके हैं, इसको अब अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि 28 जून 1914 में फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे, ठीक है, फर्डिनेंड नामक जो युवराज थे, वो अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी में एक सर्बियन द्वारा हत्या कर दी गई थी उसकी, ठीक है। वो घूमने आया था और एक सर्बियन ने उनकी हत्या कर डाली थी। तो जो ऑस्ट्रिया था वो हत्या का आरोप जो है वो सर्बिया पे लगा रहा था। तो ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री जो हैं वो सर्बिया पर कठोर कार्रवाई करने का बात कर रहे थे। तो सर्बिया को चेतावनी दिया गया और आरोप और शर्तें भी लगाई गई, जिसको सर्बिया ने स्वीकार भी किया, ठीक है, तथा हत्यारों को दंडित करने की बात कही। लेकिन ऑस्ट्रिया ने कहा कि नहीं, उनके अधिकार हैं जांच व्यवस्था में, सॉरी, उनके जो अधिकारी हैं यहाँ पे, ठीक है, अधिकारी हैं, वे जांच व्यवस्था में भाग लेंगे, जिसको सर्बिया ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके ये संप्रभुता के खिलाफ था। जब हमारा देश का बात है, हमारी सेना कार्य करेगी, तो हम दूसरे देश की सेना को क्यों लें, ठीक है। तो यूरोप के सभी देशों ने सीरिया के उत्तर को संतोषजनक माना, लेकिन ऑस्ट्रिया नहीं माना और उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर डाली। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य जो संधि हुई थी, उसके तहत जर्मनी को ऑस्ट्रिया का मदद करना था, लेकिन जर्मनी तो सोच रहा था कि स्थानीय युद्ध है। लेकिन उसी समय जो रूस था वो अपने सैनिकों को सामने ला करके खड़ा कर दिया, ठीक है, जिसके फलस्वरूप 1 अगस्त को जर्मनी ने भी युद्ध की घोषणा जो है वो कर डाली। अब हुआ क्या आगे कि फ्रांस में रूसी मित्रता के कारण जर्मनी के विरुद्ध अपनी सेना भेजी, ठीक है। जो फ्रांस जो है वो रूसी मित्रता के कारण जर्मनी के खिलाफ सेना भेजा, ठीक है। और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर डाली, ठीक है। और इसके साथ इंग्लैंड ने भी 4 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर डाली। फ्रांस ने रूसी मित्रता के कारण सेना भेजा, तो जर्मनी ने भी इससे भी युद्ध करने का घोषणा कर डाला। जब जर्मनी ने किया तो इंग्लैंड ने कर डाला, ठीक है। फिर 7 अगस्त को जो है मोंटेनेग्रो सर्बिया के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। 30 अगस्त को जो है जापान आंग्ल जापान संधि के तहत जो है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ संघ में शामिल हो गया, यानी कि सभी एक गुट बनाने लगे, जिसको मित्र राष्ट्र कहते हैं। 25 मई 1915 को इटली गुप्त संधि के तहत मित्र राष्ट्रों में मिल गया। 2 फरवरी को पुर्तगाल भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हो गया। 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के द्वारा अमेरिकी जहाज पर आक्रमण जो किया, यानी कि हुआ क्या था कि जर्मनी ने मिसअंडरस्टैंडिंग से अमेरिकी जहाज पर आक्रमण कर डाला था, ठीक है। तो इसके पश्चात हुआ क्या कि अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया और ये एक मित्र राष्ट्रों का गुट बन डाला, यानी कि ये एक खेमा बन गया। विपक्ष में धुरी राष्ट्र थे, ठीक है, उनको धुरी राष्ट्र कहते हैं। इसमें ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी मिल गया 28 जुलाई 1914 को। अगस्त में 1914 को जर्मनी साथ आ गया। तुर्की 19 अक्टूबर 1914 को आ गया और बुल्गारिया भी 1 साल बाद 1915 में 14 अक्टूबर को धुरी राष्ट्र में शामिल हो गया। ये सभी प्रतिपक्ष में, यानी कि विपक्ष में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व 4 देशों पर था, ठीक है। ये जो पूरा युद्ध लड़ा गया यहाँ पे, ठीक, इन सभी का उत्तरदायित्व इन चारों पर था। पहला था ऑस्ट्रिया, दूसरा जर्मनी, रूस, फ्रांस। इन चारों ने पूरे प्रथम विश्व युद्ध की जो उत्तरदायित्व संभाली। इस प्रथम विश्व युद्ध में हुआ कुछ नहीं, आखिरकार इतने युद्धों के बाद फिर जाकर के संधियों पर संधियां हुई और संधियों से फिर जाकर के बात को निपटारा किया गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था मैंने आपको समझा दिया, ये आपके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।